स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स। मैं आपके सामने लाया हूँ आपके बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। जो आपको आप 10th के एग्जाम के बाद जो आपको एक कंफ्यूजन है कि आखिरकार कौन सी स्ट्रीम चूज करूं मैं 10th एग्जाम्स के बाद। आपके पेपर नजदीक हैं और आपका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है, पर एक ये जो कंफ्यूजन जो अंदर घुसा हुआ है कि आखिरकार कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं मैं, कौन सी स्ट्रीम चूज करूं, साइंस में जाऊं कि मैथ्स में जाऊं कि बायोलॉजी चूज करूं, मैथ्स फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लूं और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी के साथ जाऊं, या मैथ्स के साथ जाऊं, या फिर मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज करूं, या मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज करूं। आखिरकार इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करूं? मैं कुछ वोकेशनल कोर्स कर लूं, पार्ट टाइम कोर्स कर लूं, ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा करियर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाए? कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने इसका एक सलूशन केवल इस एक वीडियो में मैं पूरा करूंगा, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि हमें कौन सी ऐसी स्ट्रीम चूज करनी है जिससे कि हम बहुत आगे अपने करियर को बिल्डअप कर सके, अधिक से अधिक पैकेज पा सके, अच्छे से अच्छा काम कर सके, दुनिया में नाम कर सके, पेरेंट्स का सर समाज के सामने ऊंचा कर सके। इसके लिए हमें एक स्ट्रीम चूज करनी है। ऐसी कौन सी स्ट्रीम आप चूज करेंगे? देखिए, आप किसी की बातों पर मत आइए, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी स्ट्रीम को चूज करिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है। आपके ताता ताऊ बाबा दादी क्या कह रहे हैं इसके चक्कर में मत पड़िए, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए और ये सोचिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं क्या ज्यादा कर सकता हूं, मैं किस की तरफ बढ़ना चाहता हूं, मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहता हूं या मैं डांस सीखकर एक एक्टर बनना चाहता हूं। ये आपको समझना है कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि आफ्टर 10 के बाद आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा कोर्स आप ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। देखिए, 10th एग्जाम के बाद आपके पास 4 रास्ते होते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। ये 4 रास्ते, ये 4 स्ट्रीम आपको आपके भविष्य को तय करती हैं। बहुत से और भी रास्ते हैं, लेकिन जो मेन 4 रास्ते हैं वो ये हैं कि पहली आपकी स्ट्रीम होती है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अब आपके स्कूल्स में आपको प्रेशर आता है, किसी से कहा जाता है नहीं तुम बायोलॉजी कर लो, किसी से कहा जाता है आप मैथ्स के साथ जाओ। दूसरी स्ट्रीम होती है आपकी कॉमर्स स्ट्रीम, जिसमें आपका मैथमेटिक्स और थोड़ा सा आपका फाइनेंशियल वो मजबूत होना चाहिए, इकोनॉमिक्स मजबूत होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। उसके बाद आपकी स्ट्रीम आती है ह्यूमैनिटीज आर्ट्स की स्ट्रीम, जिसमें आपका आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सोशल साइंस और जियोग्राफी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के साथ आप एक स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। और एक आखिरी स्ट्रीम होती है वोकेशनल कोर्स की, जो पार्ट टाइम कोर्स होते हैं, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। इस टाइप की स्ट्रीम भी आपको चूज करने का मौका मिलता है 10th एग्जाम के बाद। तो आपको अपनी कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है 10th के एग्जाम के बाद ये जानना होगा, और मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सही तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी। परेशानी की कोई बात नहीं है, पेरेंट्स की बात भी सुनिए, अपने मन की करिए, किसी के मन की मत करिए। आपके हो सकता है पेरेंट्स आप पर प्रेशर बना रहे हो कि तुम्हारे अंकल ने तो मैथ्स स्ट्रीम ली थी और यहाँ गए, उनका बड़ा पैकेज है, लेकिन आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो नीट की तैयारी करूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसकी तैयारी करिए, उस तरफ उस स्ट्रीम को चूज करिए, क्योंकि ये आपके लिए माइलस्टोन होने वाला है कि इस 10th एग्जाम के बाद जिसमें आप अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं और आपको अपने करियर के लिए कौन सा रास्ता चूज करना है, ये आप इसी 10th एग्जाम के बाद ही तय करते हैं। तो मैं आपके लिए जो लाया हूं उसको देखिए, समझिए और सुनिए, और लास्ट में मैं आपको आपका स्ट्रेंथ जानने का एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा, बहुत आसानी से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ही इसमें आपको स्ट्रीम चूज करने के मैं तरीके बताऊंगा कि अपनी स्ट्रेंथ, अपने इंटरेस्ट, अपनी फाइनेंशियल और सारी स्थितियों को जानने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक स्ट्रीम की तरफ
बढ़ सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जो आपके करियर को बिल्डअप कर सकती है। इसलिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं है और इसको ध्यान से बहुत ही मन लगा के सुनिए कि हमको क्या करना है। तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ता हूं और ये आप देखिए कि 10 के बाद सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि नो योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बना, मुझे इंजीनियर बनने का शौक था तो मैंने इंजीनियरिंग की। किसी को डॉक्टरी का शौक है तो डॉक्टरी की, किसी को हो सकता है बैंकिंग का शौक है तो वो कॉमर्स सब्जेक्ट लेता है, किसी को शेयर मार्केट का काम अच्छा लगता हो सकता है उसके फैमिली में कोई शेयर मार्केट का काम करता है, उसको उसमें इंटरेस्ट जाग रहा है तो वो शेयर मार्केट की तरफ चलता है। तो अपने इंटरेस्ट पर जाइए, किसी की बात पर मत आइए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो और आपको लगता है कि मैं बड़े होकर बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन बन सकता हूँ, न्यूक्लियर रिसर्च कर सकता हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर सकता हूँ। आजकल तो बहुत ज़्यादा स्पेस पर काम हो रहा है, मैं स्पेस से रिलेटेड कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं रॉकेटरी साइंस में जाना चाहता हूँ, मैं ड्रोन बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। तो ये आप अपने इंटरेस्ट से करिए। तो नो योर इंटरेस्ट, पहले अपने इंटरेस्ट को समझिए कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसी स्ट्रीम की तरफ आप बढ़िए। फिर उसके बाद आपको फाइंड योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है। पता चला आपके फादर कह रहे हैं कि नहीं बेटा तुमको इंजीनियरिंग करनी है, मैं भी इंजीनियर, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है ना, बिल्कुल भी नहीं। आप सबसे पहले ये समझिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या। हो सकता है कि आपका बायोलॉजी पोर्शन बहुत अच्छा हो सकता है कि आपको मैथ में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उतना मजा नहीं आ रहा है। तो अपनी स्ट्रेंथ को समझिए कि आप कैसे कैसे छलांग लगा के अपनी स्ट्रेंथ से अपने कैरियर को बूस्टअप एक रॉकेट की तरह उसको आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी होगी कि मुझे वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट चूज करूं जिससे मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता चले और मुझे अपने आप को खुद पता होगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है तो मैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को चूज करके अपने करियर को बिल्डअप कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपको साइंस से अच्छा आर्ट सब्जेक्ट लग रहे हैं तो आप आर्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश अधिक से अधिक ये करिए कि करियर को जरूर ध्यान रखिए कि मेरा आगे चलकर करियर कहाँ, किस फील्ड में ज़्यादा चांसेस हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज। देखिए साइंस जैसे सब्जेक्ट में नो डाउट की बहुत अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि जिसको आप समझ भी नहीं सकते हैं। आप साइंस को अगर अपनी फील्ड बनाते हैं तो उससे आपको दो चीज़ों का तो फायदा होना ही है। एक तो आपका जो समाज है, जो रिलेशंस में आपका एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ती है, और एक तो फील्ड इतनी ज़्यादा है तो आपको थोड़ी मेहनत कम पड़ती है। हाँ, पढ़ते समय मेहनत पड़ती है, नो डाउट, पढ़ते समय ज़रूर मेहनत पड़ती है, लेकिन वो कुछ समय की मेहनत होती है। जब आप एक किसी IIT NIT जैसे कंपटीशन को क्रॉस कर ले जाते हैं, या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा जाते हैं, या आप साइंस से रिलेटेड BSc MSc जैसे किसी जगह प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। टीचर्स तो आज के भी बनते हैं, लेकिन साइंस सब्जेक्ट के टीचर बनना और आपको मतलब आगे चल के मान लीजिए बहुत अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है या कहीं भी करना है, तो यहाँ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इसे साइंस स्ट्रीम को बेस्ट स्ट्रीम कहा जाता है। इसे सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को जानिए, और इस इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को जानने के बाद जिस स्ट्रीम को आप चूज करने जा रहे हैं, जिस स्ट्रीम को आप लेने जा रहे हैं, उसके अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप उस स्ट्रीम को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, उसको आपको जानना होगा। पता चला आपने नीट की तैयारी करना चालू कर दिया और आपको ये नहीं पता है कि हमको नीट की तैयारी करने के बाद मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, मुझे कौन से स्पेशलाइजेशन मिलेगा, मैं डॉक्टरी करने जा रहा हूँ और मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है या हार्ट केयर डॉक्टर बनना है। तो ये मतलब आपको अपनी स्ट्रीम का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट को लेकर कैसे मैं अपनी स्ट्रीम को चूज करूं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रीम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको अंडरस्टैंड करिए कि स्ट्रीम हमारी अच्छी हो। और गेट कैरियर काउंसलिंग, जैसे मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा, तो एक काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा हो जो आपकी अच्छी काउंसलिंग कर सकता हो कि भाई मैं देखो मैंने ये वाला सब्जेक्ट चूज़ किया था, मैंने PCM भी लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो लिया था और मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए तुम ऐसा कोशिश करना है कि तुम या तो PCM ले लो या PCB ले लो। स्कूल में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। हो सकता है कि हम
पीसीएम लेकर इंजीनियर बन जाए या पीसीएमबी लेकर डॉक्टरी की तरफ जाए, तो हो सकता है कि घर में कोई एक ऐसा बंदा हो जो आपकी काउंसलिंग करे। अगर आपकी काउंसलिंग नहीं भी कर पा रहा है तो इस वीडियो के जरिए आपकी मैं काउंसलिंग कर रहा हूं कि किस तरीके से आप कौन सी स्ट्रीम को अच्छा जान सकते हैं, किस स्ट्रीम को पहचान सकते हैं। इसलिए आपकी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। आप काउंसलिंग के जरिए ये जान सकते हैं, काउंसलिंग के बहुत से मोड है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से अपनी काउंसलिंग कर सकते। स्कूल के प्रेशर में मत आइए, हो सकता है स्कूल कह रहा है नहीं तुम इस लायक नहीं हो। आप हर काम करने के लिए लायक है। अपने मोटिवेशन को कम मत करिए, आप हर सब्जेक्ट ले सकते हैं। हो सकता है किसी वजह से आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए हो, या हो सकता है कि कोई वजह से आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके आप वो सब्जेक्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना काम करिए। मार्क्स का तो आना जाना लगा ही रहेगा। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ जाए, किसी सब्जेक्ट में कम आ जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दीजिए। आपका कैरियर कैसा है, कितना अच्छा कैरियर आपका जाएगा, उस पर विशेष ध्यान दें। परेशान होने की जरूरत नहीं। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है और अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही अपनी स्ट्रीम को चूज करिए। सबसे पहला है कि फाइनेंशियल बजट। आपको अपने फाइनेंशियल बजट भी देख लेना चाहिए, क्योंकि आजकल कोर्सेज बहुत महंगे हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। आप हो सकता है कि सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं या अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करूं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके इंजीनियरिंग करूं, तो आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड जरूर देखें स्ट्रीम चूज़ करने से पहले कि आपके पेरेंट्स उतने अफोर्डेबल हैं या नहीं हैं। इसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल बजट क्या है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं डॉक्टरी करूँ। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज नो डाउट, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको इतना फाइनेंशियल बजट का प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए आपको डॉक्टर भी बनना है और आप गवर्नमेंट कॉलेज तक का मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं और अब फिर भी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आपने पीसीबी लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लिया, और आपको लगता है यार मेरे फैमिली बजट इतना अच्छा है नहीं, मैं इतना अच्छा कर भी नहीं सकता हूँ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज पाऊँ, तो इसके लिए ज़रूर परेशान होंगे। आप पीसीबी ही लीजिए। लेकिन और भी बहुत सी फील्डें हैं जो कम पैसे में आपको बायोलॉजी के क्षेत्र में भी अच्छी से अच्छी नौकरी दिला सकती हैं। बहुत से ऐसे आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी पैसे देने वाली इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बने। डॉक्टर बनने के अलावा भी बायोलॉजी से बहुत से रास्ते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके जरिए बायोलॉजी लेने वाला स्टूडेंट डॉक्टर के अलावा भी बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो कम पैसे में आपके करियर को बूस्टअप कर देंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अपना बजट जरूर चेक करिए कि मेरा बजट, फैमिली बजट क्या है, बैकग्राउंड क्या है और मुझे किस फील्ड में जाना है, ये बजट भी तय करता है। इसलिए ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखना होगा। अब आ जाते हैं, हम स्ट्रीम की बात कर लेते हैं कि आफ्टर 10th के बाद, 10th एग्जामिनेशन के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम मिलती हैं और कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी चाहिए। पहली स्ट्रीम होती है साइंस स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में क्या है कि साइंस से रिलेटेड सारे कोर्सेज आपके सामने होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। तो इसमें क्या होता है, आपको या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेनी होती है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेनी होती है, या चारों भी ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को स्विस कॉलेज चारों भी प्रेफर करते हैं। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलूँ, और हो सकता है कि मैं 12th में देखूंगा कि मुझे किस स्ट्रीम की तरफ बढ़ना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप ऐसा बिल्कुल मत करें। आप एक ही लें, या तो मैथ्स को लें या बायोलॉजी लें। ये मत बिल्कुल भी मत करिए कि मुझे नहीं, मैं चारों ले लेता हूँ फिर 12th में देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि आप या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लें या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ये एक मेरी सलाह है आपको कि ऐसा करना ज़्यादा अच्छा है अपेक्षाकृत चारों सब्जेक्ट लेने से। उससे आपको ऊपर प्रेशर भी जबरदस्ती का आता है। आपको चारों सब्जेक्ट लेने हैं तो दोनों की लाइनें अलग अलग हैं। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों ही अलग फील्डें हैं। वहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड होना पड़ता है। बायोलॉजी में थोड़ा आपको बहुत ही ज़्यादा डीप लर्न करना पड़ता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि हम जब कोई कोर्स लें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। मैं बार बार इंटरेस्ट को इसीलिए फोकस कर रहा हूँ। कोशिश ये करिए कि क्या है। फिर उसके बाद आपकी दूसरी स्ट्रीम आती है कॉमर्स स्ट्रीम।
कॉमर्स स्ट्रीम में आप ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड फाइनेंस में जा सकते हैं। ये ऐसी स्ट्रीम है, बहुत अच्छी स्ट्रीम ये भी मानी जाती है। साइंस के बाद अगर कोई दूसरे नंबर की कोई स्ट्रीम आती है तो वो है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में थोड़ा बहुत आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, मैथमेटिक्स का, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए कॉमर्स स्ट्रीम लेते समय इस बात को विशेष ध्यान रखें कि हमें क्या मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं थोड़ा फाइनेंशियल बजट, थोड़ा पैसे के हिसाब किताब में आपको हो सकता है इंटरेस्ट आता हो सकता है बिजनेस का पर्पस, बिजनेसमैन के लोग अगर घर में बिजनेस है तो उनको तो अधिकतर कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन ये साइंस स्ट्रीम से सेकंड नंबर की स्ट्रीम है, इसमें कैरियर तो है लेकिन इतना ज़्यादा इसमें स्कोपिक नहीं है जितना स्कोप साइंस स्ट्रीम में है, उससे ज़्यादा इसमें नहीं। तो ये सेकंड नंबर का जरूर स्कोपिक सब्जेक्ट है। तीसरा है ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स सब्जेक्ट्स। ह्यूमैनिटीज़ हो गए, जैसे आपने जियोग्राफी, हिस्ट्री, आपको अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा एंशिएंट साइंस को पढूं, एंशिएंट्स के बारे में जानने की कोशिश करूं, या आपको लगता है कि बहुत सा, ये अधिकतर वही बच्चे लेते हैं जिनको लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं और आईएएस पीसीएस की तैयारी करूं। आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स की ही ज़रूरत नहीं है, आप साइंस से भी जा सकते हैं। साइंस से जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा है कि नहीं मैं ह्यूमैनिटीज़ ले लूँगा क्योंकि वहाँ थोड़ी कम मेहनत में बहुत जल्दी जाऊँगा। लेकिन आजकल का सिनेरियो उल्टा है। आजकल इंजीनियर्स और डॉक्टर ज़्यादातर आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स को निकालने गवर्नमेंट के ऊँचे ऊँचे पदों में यही लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लगता है कि आपको, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि मैं मैथ्स और फिजिक्स को टैकल कर सकूं, तो आप ज़रूर, ये थर्ड नंबर का जरूर कोर्स है, पर ये भी आपको कैरियर दे सकता है। हाँ, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट बहुत कम रहती हैं, इसलिए इसको अगर आपको लेना है तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा कि नहीं मैं आर्ट्स में अगर जाऊँगा। आर्ट्स में जाने वाला अधिकतर वही लोग होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, या जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये स्ट्रीम होती है। बहुत से लड़कों के लिए क्या है कि जो अगली स्ट्रीम है वो है वोकेशनल कोर्सेज की। वोकेशनल कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं जैसे आपने, कि मुझे लगा कि नहीं अब कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गई, या कुछ ऐसा है कि नहीं यार मुझे 10th के बाद अब 12th नहीं करना, मुझे कुछ एक टेक्निकल कोर्स करना है जो मैं 10th के बाद करना है। जैसे ITI हो गया जो 10th के बाद होता है, पॉलिटेक्निक हो गया, और भी बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो आप वोकेशनल से कर सकते हैं। जैसे कि आप न्यूरो से संबंधित दवाइयों से संबंधित बी फार्मा, डी फार्मा जैसे कोर्स हैं वो आप कर सकते हैं। आप फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कोर्स, जर्नलिज्म कर सकते हैं 1 साल का, 2 महीने का। बहुत से कंप्यूटर के छोटे मोटे कोर्स होते हैं जो 3-3, 6-6 महीने के होते हैं, वो भी जॉब ओरिएंटेड ही कोर्स है, लेकिन उसमें सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। आप अगर ITI आप मान लीजिए सपोज दैट 10th के बाद करते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा 15-20 हज़ार की एक प्राइवेट, हाँ गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप जानते हो कि गवर्नमेंट जॉब में कितना कंपटीशन है, कितना ज़्यादा मेहनत है। इसलिए मेरा मानना है कि वोकेशनल कोर्स का ऑप्शन सबसे आखिरी में रखिएगा, सबसे लास्ट में रखिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसलिए अपने दिमाग का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर रखिए, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रीम के अंडरस्टैंडिंग को जानिए, समझिए, और फिर उसके बाद एक डिसीजन लीजिए। पेरेंट्स की भी बात, सबकी बातों को भी सुनिए और समझिए, और अपने इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करिए, अपनी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करिए, तभी आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जा सकते हैं। साइंस स्ट्रीम द मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रीम। बार बार बता रहा हूं कि साइंस की जो स्ट्रीम है बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम में आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एंड कुछ स्कूल कंप्यूटर साइंस को भी प्रेफर करते हैं। कंप्यूटर साइंस क्योंकि आजकल की सबसे डिमांडिंग चीज़ है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो आपको नो डाउट नौकरी की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर से रिलेटेड सारी नौकरी, IT सेक्टर हो या किसी प्रकार का रिसर्च का सेक्टर हो। आजकल तो ऑटोमोबाइल, हर जगह रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ रही है आज। और साइंस की वजह से देखिए, साइंस सब्जेक्ट चुनने में एक सबसे बड़ा तो एक तो गर्व की फीलिंग होती है। दूसरा सबसे बात है कि साइंस ही है जो ह्यूमन को सेव करती है, ह्यूमन लाइफ को बचाती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि कोरोना आया, अगर बायोलॉजिस्ट ना होते और वैक्सीन ना बनी होती तो देश की हालत क्या होती। इसलिए साइंस स्ट्रीम से एक सम्मान की फीलिंग आती है, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसीलिए मोस्ट अट्रैक्टिव फील्डिंग, अट्रैक्टिव इसलिए भी है क्योंकि एक रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पैकेज, सैलरी मिलती है, बहुत जल्दी जॉब भी मिल जाती है,
और आपको मज़ा आता है इसके काम करने को, क्योंकि इसमें हर बार नया कुछ आता है, हर समय कुछ ना कुछ बदलता रहता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो या रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हो, स्पेस में जा सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर, रॉकेटरी साइंस में जा सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, बॉडी से DNA RNA के बारे में जान सकते हो। तो साइंस की स्ट्रीम बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रीम है, इसकी तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत हाँ मानते हैं कि मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, 2-3 साल की ही ये जो मेहनत है, अगर आप किसी तरह मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करनी है और आप किसी तरह IIT या उससे रिलेटेड बहुत से रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको करियर की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप इतने अच्छा करियर पा सकते हैं, इतना अच्छा करियर आपका बूस्टअप हो जाएगा। इसलिए साइंस स्ट्रीम को अधिक से अधिक महत्व दीजिए, हो सके पूरी कोशिश यही करिए कि हम साइंस पर ही जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं साइंस नहीं टैकल कर सकता तभी आप दूसरे ऑप्शंस को चूज करें, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर आपको जरा सा भी लगता है कि नहीं मैं करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके पास केवल और केवल एक ही स्ट्रीम है और वो है साइंस की स्ट्रीम। और साइंस की स्ट्रीम में क्या क्या है ये आप समझिए कि साइंस स्ट्रीम को 3 भागों में बताया जाता है। जैसे कि पहला है साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स, में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा। साइंस स्ट्रीम विद बायोलॉजी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगी। और चौथा है दोनों लोग हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले लड़के हमें अधिकतर इंजीनियरिंग फील्ड में आप जा सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो BSc भी कर सकते हैं, BSc फिजिक्स ले सकते हैं, ऑनर्स ले सकते हैं, BSc मैथमेटिक्स ले सकते हैं, MSc कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो नेट JRF की तैयारी करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, उनका भी बहुत अच्छी सैलरी आज की डेट में। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो किसी यूनिवर्सिटी में बनता है या किसी में जाता है उसकी शुरुआती सैलरी 12 लाख पर एनएम से शुरू होती है और फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। और PCM मान लीजिए आपको गवर्नमेंट में ही जाना, सपोज दैट मैंने मान लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, उसके लिए भी PCM भी बहुत अच्छा है। इसकी वजह से आप गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स हर एग्ज़ाम, मान लीजिए आपको बैंकर बनना है, आपको बैंक का मैनेजर बनना है और जाना है, तो बैंक के जो PO से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथमेटिक्स, जब आप इस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं तो उन एग्ज़ाम्स को निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इंजीनियरिंग के लिए PCM लीजिए, बहुत अच्छी फील्ड है। साइंटिस्ट बनना है तो भी इसी फील्ड में, रिसर्च में जाना है तो भी PCM है। तो ये जो फील्ड है बहुत ही अच्छी फील्ड है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, इस सब्जेक्ट को चूज करना। दूसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि बायोलॉजी लेंगे तो केवल एक ही है कि डॉक्टर बनना है और मुझे डॉक्टर बनना है और बहुत खर्च का काम है, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी से आप बहुत सी स्ट्रीमों में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, छोटे छोटे कोर्स, कम पैसे में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च जैसे सब्जेक्ट हो गए, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मा में जा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आज की डेट में फार्मा इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में है। वहाँ पर आप छोटे छोटे बायोलॉजी के थ्रू आप कोई भी टेक्नोलॉजी, MSc कर लीजिए, BSc बायोलॉजी से कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी से कर लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी से कर लीजिए, उससे आप बड़ी आसानी से किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में बढ़िया से जा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक डॉक्टर से भी ज़्यादा इन सब कोर्सेज से भी, नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत सी रिसर्च चल रही है फार्मा के अंदर, वो आप पा सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए, बायोलॉजी को भी लेना मैथ्स से लेने के कम नहीं आ सकते हैं। मैथ्स सब्जेक्ट हो या बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, दोनों ही लगभग इक्वल पोजीशन। मैं तो कहूँगा कि बायोलॉजी आज की डेट में मैथ्स से ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा अच्छी फील्ड है। मैथ्स में तो आपके पास एक ही लाइन है, वो है इंजीनियरिंग है, बाकी आप प्रोफेसर या इंजीनियर्स या छोटी मोटी किसी भी जगह जा सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी के तो बहुत बड़ा स्कोप है, रिसर्च का बहुत, खासकर क्लिनिकल रिसर्च जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, वैक्सीन बनाना, ये सब, इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा है। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर बनना तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो बायोलॉजी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि नीट एग्ज़ाम के थ्रू हम डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे अच्छे इलाज, खुद की नौकरी करने, हमें किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद का अपना एक सेल्फ मेड प्रोफेशन होता है। इसलिए हमको तो बायोलॉजी सब्जेक्ट इज़ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप
फाइनेंशियल रूप में भी मजबूत हैं और बायोलॉजी लेना आपका इंटरेस्ट है तो मैथ्स से अच्छा है कि आप बायोलॉजी को चूज़ करें। और आखिरी है PCMB, चारों सब्जेक्ट भी ले सकते हैं ताकि आप 12th में जाके किसी भी जो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपको लगे कि 12th के बाद मुझे मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं। बायोलॉजी लेने के बाद हो सकता है आपका बायोलॉजी आपको अपना स्ट्रॉन्ग लगता है तो आप डॉक्टरी की फील्ड, नीट जैसे कंपटीशंस को देकर आप डॉक्टरी में जा सकता है। लेकिन मेरा सलाह यही है कि आप फर्स्ट और सेकंड पर ही जाएं, या तो आप मैथ्स लें या बायोलॉजी लें, दोनों सब्जेक्ट लेने की कोशिश ना करें क्योंकि ज़बरदस्त मेहनत हो जाती है और इस लेवल की मेहनत हो जाती है कि आप मैथ्स को भी पढ़ें और बायोलॉजी, फिर कंफ्यूजन घुसने लगता है दिमाग में कि यार मैं अब आगे जाके करूँगा तो क्या करूँगा, इसलिए एक ही रास्ते को चुनें, वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद है कॉमर्स स्ट्रीम, आप जानते ही हो कि इसमें आपको बनने के क्या चांसेस है। आप CS बन सकते हैं, CA बन सकते हैं, ICWA फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो ये भी CS और कॉमर्स की फील्ड से आप फाइनेंस में जा सकते हैं, शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं, तो ये कॉमर्स स्ट्रीम आपको देती है। ये भी आप 10th के बाद इस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, सेकंड नंबर की स्ट्रीम है लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रीम है। ये भी काफ़ी पैसा देती है। CS का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट, इन सब का तो बहुत एक नया कोर्स है, एक्चुरियर साइंस करके एक आया हुआ है जो आप बीमा कंपनियां हैं वो चलाती हैं, उसमें भी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जैसी फील्ड्स का बहुत यूज़ है, इसलिए आप कॉमर्स फील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड है हमारी वही ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट, इसमें आप IAS ऑफिसर और PCS सिविल सर्विसेज पर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। इस सब्जेक्ट को वही बच्चे लेते हैं जिनको IAS PCS की जॉब करने का शौक़ होता है। बाकी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ उतनी खास नहीं है, इसलिए कोशिश यही करिएगा कि ये सब्जेक्ट का आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए चूज़ करने में। मैं इसकी सलाह बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देता हूँ। जब आपका इंटरेस्ट है सिविल सर्विस में जाने का तो फिर आप इसको ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़े इसके सब्जेक्ट ईजी रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से सरल का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस टाइप के सब्जेक्ट को आप पढ़ के, या आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो मास कम्युनिकेशन और एवरीथिंग आप इसी फील्ड में पा सकते हैं, इसलिए इस फील्ड को भी आप चूज़ कर सकते हैं। और आखिरी है वोकेशनल कोर्स की फील्ड जिसमें ITI और एवरीथिंग कोर्स आ जाते हैं। ITI, पॉलिटेक्निक, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। कोई 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 3 साल का पॉलिटेक्निक जैसे 3 साल का होता है। आफ्टर 12th भी पॉलिटेक्निक किया जा सकता है, आफ्टर 10th भी पॉलिटेक्निक को किया जा सकता है। उसे एक बार ITI है वो भी 10th के रूप में किया जा सकता है। इसमें कई कोर्सेज हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग बन सकते हैं, ये 6 महीने का कोर्स होता है। फायर एंड सेफ्टी, ये मानते हैं कि ये आज की डेट में डिमांडिंग सब्जेक्ट, डिमांडिंग कोर्स है, बहुत अच्छा पैकेज भी देता है। इसमें ये है फायर एंड सेफ्टी। दूसरा है फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और नर्सिंग, एक्सरे टेक्नीशियन। तो ये सब छोटे मोटे कोर्स हैं जो 6-6, 7-7 महीने में आप कर सकते हो। कुछ किसी का टाइम पीरियड 1 साल का होता है, 1 साल में कुछ 3 महीने में भी हो जाते हैं। कुछ डिप्लोमा टाइप के कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर से डिप्लोमा रिलेटेड कोर्सेज, ये सब वोकेशनल स्ट्रीम में ये तुरंत जॉब देते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि इसमें हाई पैकेज की जॉब आपको नहीं लगेगी, इसलिए मेरे सपूतों आप इस बात को ध्यान रखिए कि 10th का एग्जाम को मेहनत से दीजिए और अपनी स्ट्रीम के लिए एक अच्छा सा विषय बताइए। अब मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि मैं आपको लास्ट में वो चीज़ दूंगा जिससे आप पहचान सकें कि आपको कौन सी स्ट्रीम लाना है। तो मैं एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जो हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट है, वो उसका हमने यहाँ लिंक नीचे दे रखा है। आप उस लिंक को जानिए और देखिए और कैसे चूज़ करेंगे अपनी स्ट्रीम को, उसको समझिए। आप अच्छी तरीके से स्ट्रीम को उसके समझ सकते हैं, इससे आपका एक एनालिसिस होगा, बहुत अच्छा एनालिसिस करेगा। ये जो हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट है आपको स्ट्रीम चुनने में आपकी बहुत मदद करेगा। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए इस स्ट्रीम को देखें और समझें कि किस तरीके का टेस्ट है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट। एक पूरा स्ट्रक्चर आएगा, ग्राफिकल अप्रोच से हम आपको समझाएंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। उसका हमने एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक में जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस वीडियो को देखें और समझें कि हमें कौन सी स्ट्रीम
चूज करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको लास्ट तक देखने के लिए। इसी तरीके से आप अपने दिमाग से कंफ्यूजन को हटाइए और स्ट्रीम चुनने के लिए जितनी मदद मेरी से हो सकती है मैं आपकी बार बार करता रहूँगा। आपके मेंटर की तरह मैं आपके साथ रहूँगा। आपको जो भी समस्या हो आप स्ट्रीम चुनने पे आप हमें स्मार्ट अचीवर्स के फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर भी पूछ सकते हैं, हमसे सलाह भी ले सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।